गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिलेक्शन अड्डा। तो डेट है आज की 21 नवंबर एंड शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग करंट अफेयर्स के साथ। तो पहली खबर है हमारी एआई रिज्यूम के बारे में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो जॉब सीकर्स होते हैं जब वो अपना पहला इंटरव्यू देने जाते हैं अपनी पहली जॉब के लिए, तब वो अपने साथ एक रिज्यूम बना के ले जाते हैं। और अक्सर किसी जानकारी के अभाव में या फिर अपने अंदर ही हमारे अंदर क्या स्किल्स या क्या गुण है उनके बारे में पता ना होने के कारण वो रिज्यूम कभी कभी उसमें हम लोग ऐसी चीज़ें भी ऐड कर देते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी से मैच नहीं खाती। तो अक्सर क्या होता है फिर उनकी वजह से कभी कभी उन्हें इंटरव्यू में कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उन्होंने रिज्यूम तो बनवाया है बट किसकी मदद से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। इससे क्या होगा, ये आपके अंदर जो एबिलिटी है उनको कुछ क्वेश्चंस के आधार पर या किसी और तरीके से पता लगा पाएगा आपकी एबिलिटीज को, तो उसके आधार पर आपका एक रिज्यूम बना करके तैयार कर देगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू यूज एआई टू राइट रिज्यूम्स ऑफ यूथ इन अ न्यू इनिशिएटिव, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिज्यूम तैयार किया जाएगा। कौन से मिनिस्ट्री इसको बनाएगी? तो महाराष्ट्र सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इस टूल को लॉन्च किया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री? कौशल विकास एवं नवाचार मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, इसके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। It will be artificial intelligence to design and write resume for job seekers which will help them to get employment। तो इससे जो जॉब सीकर्स है उनको काफ़ी हद तक अपना एक ऑथेंटिक रिज्यूम बनाने में मदद मिलेगी और जॉब को पाने में भी उनको इससे मदद मिलेगी। अगली खबर है इंडिया यूएस इनोवेशन हैंडशेक के बारे में। तो हैंडशेक के बारे में आप सभी जानते हैं कि आपस में एक दूसरे से हैंडशेक करना यानी कि हाथ मिलाना। तो किस आधार पर हाथ मिलाए गए हैं इस बार इंडिया और यूएस के बीच में? तो कुछ जो टेक्नोलॉजी होती है उसके आधार पर कोलैबोरेशन करने के लिए इन दोनों देशों ने अपने आपस में कुछ साझेदारी की है। देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। Recently, India and USA have officially launched the Innovation Handshake Agenda, a collaboration effort aimed at deepening bilateral ties in technology, यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी उभरती टेक्नोलॉजी है उनके बारे में आपस में द्विपक्षीय सहयोग के लिए साझेदारी के लिए इन दोनों देशों ने ये इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा लॉन्च किया है। किसने? इंडिया एंड यूएसए ने। It signals a commitment to strengthen the startup ecosystem and promote cooperation in critical and emerging technologies. This initiative focuses on priority sectors identified under the US-India Initiative for Critical and Emerging Technologies। तो जो इमर्जिंग जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है या फिर जो कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिनसे आप कह सकते हैं जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा गंभीर मानी जाती है, उनके जो प्राथमिक क्षेत्र है उन पर दोनों देश आपस में बैठ करके सहयोग करेंगे, आपसी सहयोग करेंगे और उसके द्वारा उसके लिए ही ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अगला है हेलो नारियल कॉल सेंटर। जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये कुछ नारियल को लेकर के है, तो बिल्कुल सही पर पहचाना आपने। जो नारियल उत्पादक राज्य है या जो नारियल उत्पादक किसान है उनको सहयोग करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कॉल सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर? केरल में। Recently, the Coconut Development Board has launched Hello Nariyal Friends of Coconut Trees FOCT call center facility to help farmers with coconut harvesting and plant management operations। तो जो कोकोनट के जो फार्मर्स होते हैं उनको कैसे कटाई करनी है या फिर कैसे उन पौधों का मैनेजमेंट करना है, उन सब चीज़ों में हेल्प करने के लिए इस कॉल सेंटर का विकास किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? एक है नारियल विकास बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भारत सरकार का, उसके द्वारा ये कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। कहाँ पर? तो जो नारियल उत्पादक राज्य हैं उन राज्यों में, जो इनिशियल तौर पर कहाँ शुरू किया गया है? केरल राज्य में। इसके बाद अगर इसका वर्क अच्छा चलता है तो इसको जो अदर राज्य है उनमें भी लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पर है? पहला केरल में।
This initiative will benefit coconut growers and extend its services to traditional coconut growing states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Karnataka through the respective unit offices of the board. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अदर कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स हैं लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, सारी की सारी कोस्टल स्टेट्स हैं, इन सब में भी आगे जा करके इन कॉल सेंटर्स को बनाने की बात की जा रही है। अभी कहाँ पर है? केरला में। अगर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें, नारियल विकास बोर्ड की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोच्चि। अभी रिसेंटली 2 साल पहले क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि टी डेवलपमेंट बोर्ड की बात की गई थी, उसमें टी डेवलपमेंट बोर्ड की, और उसमें कुछ 4 ऑप्शंस थे, उसमें एक दिया था ऑप्शन कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में पड़ता है। तो आप मुझे बताइए, क्या बेंगलुरु में चाय की खेती की जाती है? नहीं। कहाँ पर की जाती है? वेस्ट बंगाल या फिर नॉर्थ ईस्ट की रीजन में। तो इसका मुख्यालय भी वही होना चाहिए आसपास कहीं, तो कहाँ पर था? वेस्ट बंगाल में। लेकिन इसमें कहाँ दिया गया था? बेंगलुरु में। तो इसी आधार पर ये क्वेश्चन जो था ये पूरा एलिमिनेट हो रहा था, किस आधार पर? कि बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो अगर हम लोग बात करें नारियल की, तो नारियल ग्रोइंग जो स्टेट्स हैं, ऑब्वियसली बात है कि उन्हीं में उसका मुख्यालय भी होना चाहिए। तो कहाँ पर है? केरल के ही कोच्चि में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। यह भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय है। आप सभी को सांविधिक, संवैधानिक और जो कार्यकारी निकाय होते हैं उनमें मैंने अंतर बताया था। तो ये कौन सा निकाय है? एक सांविधिक निकाय है, यानी कि किसी एक्ट के थ्रू ये पास किया गया है। स्थापना कब हुई थी? 12 जनवरी 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका बात करें, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखता है, कौन सा मंत्रालय देखता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ये संस्था आती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये नारियल विकास बोर्ड आता है। आगे देख लेते हैं हेलुसिनेट। अक्सर हम लोग जब हॉलीवुड मूवीज देखें या फिर जो साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं, उनमें इस वर्ड का काफ़ी बार हमें यूज देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका हमें आभास तो होता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग हेलुसिनेट, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे एक तरीके से भ्रम। तो लास्ट ईयर क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल है उनकी मदद से कुछ पॉलिटिकल क्षेत्र में या फिर कुछ धार्मिक क्षेत्रों में, अदर क्षेत्रों में कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती थी, जिनकी वजह से जो जनता है, पब्लिक है, उसको मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा था। उसकी वजह से ये शब्द साल भर चर्चा में रहा था, इसलिए इसको इस साल कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो क्या हुआ है, रिसेंटली द कैम्ब्रिज डिक्शनरी चूज हेलुसिनेट एज द वर्ड ऑफ द ईयर। इसको क्या बनाया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर? क्यों बनाया है? क्योंकि ये साल भर एआई टूल्स की वजह से चर्चा में रहा था, क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसी खबरें फैलाई जाती थी जो लोगों को भ्रमित करती थी। Hallucinate is seem to sense something that doesn't exist usually because of a health condition or drugs। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन उसका हमें आभास होता है। क्यों होता है? कभी कभी हो सकता है कि कुछ हेल्थ कंडीशन हमारी खराब रही हो, मतलब कुछ मानसिक बीमारी या इस तरीके से कुछ हो जिसकी वजह से हमें कुछ भ्रम दिखाई पड़ रहा हो, या फिर हमने कोई ऐसी ड्रग ले ली हो जिसकी वजह से हमें हेलुसिनेशन की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। इसके अलावा आजकल जो साइंटिफिक टूल है, एआई आर्टिफिशियल के जो टूल्स हैं, इनकी वजह से भी कुछ ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं जो हमें लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं होती। The expanding reach of OpenAI and its tools like ChatGPT, Google Bard, and Microsoft Copilot have been widely discussed throughout the year। तो throughout the year इन चीज़ों का ज़्यादा यूज हुआ है, इन वर्ड्स का और इन चीज़ों का भी। इस वजह से इसको इस साल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। अगली खबर है एक यूरोपियन कंट्री स्पेन के बारे में। वहाँ पर इलेक्शन हुआ है और पेड्रो साnchez वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं दूसरी बार। इससे पहले भी कौन थे? पेड्रो साnchez थे, और इनको दोबारा से वहाँ पर नियुक्त किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर। Recently, Pedro Sanchez has been elected Prime Minister of Spain in November 2020
थी। ही हैज़ बीन रीअपॉइंटेड फॉर दिस पोस्ट, यानी कि इससे पहले भी पेड्रो सेंचेज ही थे वहाँ के प्रधानमंत्री। इसके बाद अब जब दोबारा वहाँ पर इलेक्शन किया गया तब भी यही वहाँ के प्रधानमंत्री चूज किए गए हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं ये? स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं मिस्टर पेड्रो सांचेज जी। अगर स्पेन की बात करें तो इट इज़ अ कंट्री लोकेटेड ऑन द आइबेरियन पेनिनसुला इन सदर्न यूरोप। तो आपने अगर यूरोप का मैप देखा होगा तो उसके साउथ में ये कंट्री पड़ता है स्पेन। इसके यहाँ पड़ती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, एंड इसके बाद ये नया कॉन्टिनेंट पड़ता है यहाँ पर अफ्रीका। इस तरह से कुछ लोकेशन रहती है। आई एम सॉरी टू से कि यहाँ पर मैं मैप लगाना भूल गई हूँ। अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए तो क्या पड़ती है? मैड्रिड, एंड करेंसी यहाँ पर यूरो यूज की जाती है। बॉर्डरिंग एरियाज की बात करी जाए अगर तो इसके वेस्ट में पड़ता है ये कंट्री ऑफ पोर्चुगल, एंड साउथ में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, एंड इसके भी साउथ में पड़ता है फिर एक कंट्री मोरक्को जो कि अफ्रीका का है, एंड इसके अलावा इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है कंट्री ऑफ फ्रांस, एंड पायरेनीज माउंटेन्स यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं हमें स्पेन में। अगली खबर है टाइम 100 क्लाइमेट। अक्सर आप सुनते होंगे कि टाइम ने अपनी कुछ सूची जारी की है और उसमें कुछ लोगों को पूरे साल के लिए इन्फ्लुएंशियल पीपल या फिर कुछ इस तरीके से इसका दर्जा दिया गया है, सूची में शामिल किया गया है। तो इस साल भी ये सूची निकाली गई है टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। तो उस सूची में पूरे वर्ल्ड में से जो 100 पीपल्स लिए गए उनमें 8 भारतीय भी शामिल किए गए हैं। किसमें? टाइम्स 100 की सूची में। कौन कौन है वो 8 इंडियंस? अजय बंगाजी, जिनके बारे में आप जानते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के इस टाइम प्रेसिडेंट हैं, भारत से है। भावेश अग्रवाल जी, राजीव जे शाह, मनोज सिन्हा, गीता अय्यर, जिगल शाह, सीमा वधवा, अमित कुमार सिन्हा, ये 8 वो भारतीय हैं जिनको टाइम्स की सूची में इस बार जगह दी गई है। द टाइम्स 100 क्लाइमेट लिस्ट पब्लिश्ड इन द मैगजीन इंक्लूड CEOs, फाउंडर्स, म्यूजिशियंस, पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ्रॉम अराउंड इन दी वर्ल्ड। तो जो पूरे वर्ल्ड में जो कुछ 100 पीपल्स रहे हैं, वो किसी कंपनी के CEO हो सकते हैं या फिर किसी कंपनी के फाउंडर हो सकते हैं, कोई संगीतकार हो सकते हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं। उन सभी को इस सूची में शामिल किया जाता है हर साल। इस मैगजीन की शुरुआत कब की गई थी? तो इस मैगजीन की शुरुआत 3 मार्च 1923 को की गई थी, यानी कि लगभग अभी से 100 वर्ष पूर्व इस मैगजीन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटेन हेडन एंड हेनरी लुस के द्वारा। अगली खबर है मीरा मूर्ति जी की। तो अभी हाल ही में ओपन एआई काफ़ी कंट्रोवर्शियल विवाद रहा था यहाँ पर। जो सैम अल्टमैन थे उनको इस कंपनी से निकाला गया था, एंड देन यहाँ की सीईओ बनाया गया है किसको? मीरा मूर्ति जी को। ठीक है। अर्लियर शी वॉज द चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ दी ओपन एआई, यानी कि इसी कंपनी में ये चीफ टेक्निकल ऑफिसर थी और अब इनको इसी कंपनी का ओपन एआई का CEO भी बना दिया गया है। अगर ओपन एआई की बात की जाए तो ये एक अमेरिकन कंपनी है। कैसी कंपनी है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है एक अमेरिकन। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2015 में। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। और एक आपने टूल की बात सुनी होगी लास्ट ईयर, ChatGPT, जो कि काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा टूल माना गया था। ChatGPT, उसका विकास भी ओपन एआई के द्वारा ही किया गया था। मीरा मूर्ति जी, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली इन विच ऑफ द कंट्री एंड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड आफ्टर एंड मेजर अर्थक्वेक। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक रात में ओवर द नाइट यहाँ पर लगभग 400 के आसपास अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए थे। उसकी वजह से यहाँ पर एक नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। तो कौन सा कंट्री है? नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, आयरलैंड। सारे ही नाम आसपास की कंट्री के लिए, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन जो कंट्री है जहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है वो कंट्री है आइसलैंड। यहीं पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी
लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया। तो जो मेटा कंपनी है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा इंडिया, मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ फाउंडर हैं, उसी की जो इंडियन ब्रांच है, जो उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? बीना अग्रवाल जी, मनोज जैन जी, या फिर संध्या देवनाथन जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है संध्या देवनाथन जी को मेटा इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है रिसेंटली, उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगली खबर है, रिसेंटली विच एडटेक स्टार्टअप हैज ले ऑफ इट्स 120 एम्प्लॉयज आफ्टर परफॉर्मेंस रिव्यू। तो परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब है कि अपना एक साल का वो जो बजट है उसको देखते हैं, एक साल के अंदर अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं और उसके आधार पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि इस कंपनी का जो खर्चा था, जो एक्सपेंस था, वो प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से कुछ 120 कर्मचारियों को इसमें ले ऑफ किया गया है। आपको सबसे पहले ले ऑफ में और फायर करने में फर्क जान लेना है। ले ऑफ का मतलब है जब कंपनी को ज़रूरत नहीं होती किसी कर्मचारी की किसी वजह से, या फिर उसका जो एक्सपेंस है उसको कम करने के लिए, तब वो अपने कुछ कर्मचारियों को वहाँ कंपनी से कुछ समय के लिए निकाल देता है। इसके बाद जब कंपनी वापस प्रॉफिट में आ जाएगी वो उन लोगों को वापस बुला भी देगा। लेकिन फायर करने का मतलब है कि किसी कर्मचारी की किसी गलती की वजह से या फिर किसी अन्य रीजन से उसको परमानेंटली वहाँ से निकाल दिया गया, इसका मतलब होता है उसको फायर करना। तो ले ऑफ का मतलब है कि उनको कुछ टाइम के लिए, जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जा रही है, तब तक के लिए उनको कंपनी से हटाया गया एंड देन वापस उनको बुला लिया जाएगा। तो कौन सी कंपनी है? अनअकैडमी नहीं, फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला जो रिसेंटली ही एक यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी इंडिया की, उसका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसने अपने 120 कर्मचारियों को कंपनी से ले ऑफ किया है। अगली खबर है, रिसेंटली विच ऑफ दीज फॉरेन सिटी एडेड एज एग्जामिनेशन सेंटर फॉर जेई मेन 2024 एग्जाम बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जेई मेन का जो एग्जाम होता है जिसके द्वारा फिर आईआईटी वगैरह में एडमिशन लिया जाता है, उसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अब इंडिया के बाहर भी बनने लगे हैं। तो ऐसी कौन सी नई सिटी है जिसको इस लिस्ट में एडिट किया गया है एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट में? किसके द्वारा? एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। दुबई, शारजाह, या अबू धाबी, या फिर रियाद। तो मैं आपको बता दूं कि दुबई और शारजाह को पहले ही इस सूची में शामिल किया जा चुका है। किस सूची में? जेईई मेन के एग्जाम सेंटर के रूप में। रिसेंटली किसको किया गया है? अबू धाबी को। तो अगर बात करें तो ये तीनों ही सिटीज जो कि यूएई में पड़ते हैं, जेईई मेन का एग्जामिनेशन सेंटर इनको बनाया गया है। किन तीनों को? दुबई को और शारजाह को, और रिसेंटली अबू धाबी को भी। रियाद नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आज का मॉर्निंग करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। तो अगर इससे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। अगर उसमें कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए, कल तक के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।